यार डिग्री होल्डर्स भी डिपेंडेंट हैं, साल 2 साल डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि वजन बहुत रिफाइंड है, लेकिन एजुकेशन के ऊपर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी काम नहीं किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला ड्रोन था और मैं उस रडार साइट पे हम लोग अवेलेबल थे और हम वो सुन रहे थे, सारी कम्युनिकेशन हम सुन रहे थे। और उसके बाद इस चीज़ को देखो, वो बंदा रहता था सिर्फ मुझसे, और उसका उसके अंदर ना एक बंदे के अंदर एक आग होती है, मैंने कुछ करना है, मैंने इसे भर्ती कुछ करना। I was associate engineer in electronics in Pakistan Air Force। तो पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर सबसे जो टॉप लेवल की इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मशीनरी है उसको हम डील कर रहे हैं। जैसे ही न्यू मिलेनियम में हमने कदम रखा तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू हो गए, आपकी जॉब्स सिक्योरिटी वो बिल्कुल मिनिमम हो गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू 4th एपिसोड ऑफ नेक्स्ट चैप्टर पॉडकास्ट चैनल। और मैं आपका होस्ट मोहम्मद बिन काशिफ, आज एक नई स्टोरी के साथ, एक बिजनेस स्टोरी के साथ। लेकिन आज हमारे स्टूडियो के अंदर एक यंग एंटरप्रेन्योर तो नहीं, लेकिन एक ऐसी स्टोरी है जिन्होंने काफ़ी फेजेस देखे हुए हैं। ही इज़ चीफ वारंट ऑफिसर ऑफ PAF, रिटायर्ड चीफ वारंट ऑफिसर। उसके अलावा ये प्रोफेसर भी हैं एक यूनिवर्सिटी में, और उससे ज़्यादा अगर इनके बारे में कहा जाए तो ये PhD भी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और उससे हट के जो एक्चुअल हम लोगों का क्रक्स है वो इनकी लाइफ के अंदर जो टर्नओवर आया, जो इन्होंने बिजनेस की साइड पे अपने आप को माइल किया, मतलब क्या आप कह सकते हैं, जॉब को देखा जाए तो आप अगर एक PF ऑफिसर भी हैं तो वो एक जॉब है, लेकिन उससे हट के इन्होंने बिजनेस में आने का एक फैसला जो किया वो क्यों किया, क्या क्या हर्डल्स आई, क्या क्या सोचा था, क्या क्या नहीं सोचा था और हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम वेलकम करते हैं हमारे स्टूडियो में मिस्टर मोहम्मद अकरम को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए। और मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, ही इज़ माय टीचर ऑल्सो, तो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। लेकिन मेरी इंस्पिरेशन ये रहे हैं हमेशा। इन्होंने बहुत अच्छा, हमें जब हम पढ़ रहे थे इनसे बहुत अच्छा पढ़ाया, इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, और इसी को अपना प्रोफेशन बनाते हुए अपने बिजनेस में लेकर आए। और इस वक्त ये CEO हैं अपनी इनकी एकेडमी है जो नेक्स्ट एरा प्रोफेशनल कोर्सेज की एकेडमी है। बेतहाशा कोर्सेज करवा रहे हैं। अब कोर्सेज की जो डिटेल है वो इनसे पूछेंगे, तो इनकी तरफ मूव ऑन करते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। काशिफ आप सुनाएं। करम अल्लाह का। सर सबसे पहले तो सर आप मेरे टीचर हैं, तो आप टीचर हमेशा एक इंस्पायरेशन होता है, लेकिन एज अ बिजनेस ओनर, जैसे मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, तो आपकी स्टोरी में पहले से बड़ी दिलचस्पी ले रहा था कि मैं सर से पूछूं कि सर ने कैसे PF ऑफिसर मुल्क को सर्व किया, उसके बाद फिर आके अपने लिए कुछ सोचा, उसके साथ साथ PhD भी कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होगी। हमारा पॉडकास्ट थोड़ा लंबा होगा लेकिन मज़ा आएगा। तो सर सबसे पहले मुझे बताएं, हम स्टार्ट लेते हैं आपके PF ऑफिसर बनने तक का। कैसे आपने वहाँ पर स्विच हुए, क्या सोचा, क्या आप आर्मी में जाना चाहते थे, आपने क्यों PF को एक्सपोर्ट किया? और वैसे भी आजकल एक हॉट टॉपिक है हमारी जो एयरफोर्स है, माशाल्लाह उन्होंने हमें हर जगह ही पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो सर आप मुझे बताएं कि कैसे स्टार्ट लिया था आपने, लाइफ का कैसे स्टार्ट हुआ ये? जी काशिफ, आपको ये पता होना चाहिए, शायद मैंने पहले नहीं आपसे ये बात की। मैं बेसिकली आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। और सियालकोट में भी अगर थोड़ा सा आप ईस्टर्न साइड को जाएं तो वहाँ पे हमारी तहसील पसरूर है, और उसके साथ एक मशहूर हमारा एक कस्बा है, टाउन है, जिसको चमिंडा कहते हैं। ठीक हो गया। और ये बैटल ऑफ 65 जो है, सितंबर 65 की जो बैटल है, उसके कॉन्टेक्स्ट में सारे पाकिस्तानी जो हैं वो चमिंडा को जानते हैं। ये वही महाज है जहाँ पे हमारे जवानों ने टैंकों के आगे वो लेट कर दुश्मन का जो 600 टैंक के करीब जो अटैक है उसको इन्होंने एनकाउंटर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी सरजमीन से हूँ और वही मेरा इलाका है, और उसके साथ हमारा एक छोटा सा गांव है। ये गांव क्या है, एक किस्म की एक गुलदस्ता है। नॉर्मली जो हमारे गांव होते हैं उनका एक नाम होता है, मेरे गांव का नाम है वछोके। अच्छा। एक्चुअली ये 3 भाई थे, उन 3 भाइयों के नाम पे 3 डिफरेंट जो विलेज हैं उनके नाम हैं। एक वच्छो है उसके नाम पे वच्छोके है, एक खान था उसके नाम पे खाना वाली है, एक नथु था उसके नाम पे नथुपुर है। तो ये देखें कि वहाँ से जैसे ही मैंने स्टार्ट लिया अपनी अर्ली एजुकेशन का, तो मैं थ्रू आउट जो है वो मिडिल क्लास तक मैं मॉनिटर था, क्लास का मैनेजर। तो मतलब मैं ब्रिलियंट जो स्टूडेंट थे उनमें नंबर 1 पे था। और सबसे पहले जो है वो मेरे लिए एजाज़ की बात यह है कि मेरे वालिद साहब मास्टर अब्दुल लतीफ़ साहब, वो रिटायर्ड टीचर हैं। और मैं उनसे भी पढ़ा हूँ। हमारा स्कूल था गवर्नमेंट तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल चमिंडा में। तो वहाँ से बेसिकली मैंने मैट्रिक किया, और मुझे अभी भी याद है कि मेरी 4th पोजीशन आई थी, और बहुत अच्छा था। ये नहीं पता था कि आगे जाके क्या करेंगे, क्या सूरत हाल होगी। ये 96 की बात है। अब 96 में मैंने मैट्रिक किया गवर्नमेंट तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल चमिंडा से। फिर मैं चला गया हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सियालकोट में। हमारे पास 2 बहुत ही अच्छे नाम वाले 2 कॉलेज थे सियालकोट में। एक है गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट, और उसके साथ है इस्लामिया कॉलेज, दोनों बिल्कुल साथ हैं। FSC का इरादा था,
तो घर वालों ने कहा कि एटलीस्ट हमारे जितने भी जो बच्चे हैं उनकी क्वालिफिकेशन FSC लाजमी करेंगे, हर बच्चा FSC करेगा। ठीक। तो मुझे फिर ये था कि मेरे जो मार्क्स थे वो मैथ्स में भी अच्छे थे और बायो में भी अच्छे थे, तो मेरे लिए एक ऑप्शन था, मैंने प्री इंजीनियरिंग रखी। बिल्कुल। जैसे मैंने प्री इंजीनियरिंग की उसके बाद फिर मेरे जहन में जो माइंड था वो यही था कि आगे पता नहीं क्या करेंगे। उस लेवल पे रूरल एरियाज़ के अंदर कोई गाइडेंस नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में क्योंकि ऑलरेडी वाले साहब थे तो एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत आइडिया था। मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 90s की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे FSC, BSc, MSc ये जो कल्चर है इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि ये साइंसेस हैं। सही। ये मॉडर्न चीज़ें थी उस हवाले से। और ये जो चीज़ें हैं ये 2000 तक ये चीज़ें चली। जैसे 2000 को क्रॉस किया हम नए फेस में एंटर हो गए। ओके। सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे जो भाई हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट थी, मुझसे 3 बड़े भाई हैं। अच्छा। और 3 ही छोटे भाई हैं, मैं दरमियान में हूँ। ओके। तो इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज। तो हमारी ओवरऑल जितनी भी आप कह सकते हैं एजुकेशनल जो भी गाइडेंस थी वो बड़े भाई के पास थी। सही। तो बड़ी भाई ने ये कहा कि ठीक है आप ये करें, उसके बाद आप मास्टर करेंगे इंग्लिश में और फिर आप हायर स्टडीज़ के अंदर आप चले जाएं। ठीक है। जब ये वाली सूरत हाल हुई तो दरमियान में एक ट्रेजिक मोमेंट आया। हुआ ये कि एडवर्टीज़मेंट आई कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एज एयरमैन वैकेंसीज हैं। अच्छा अच्छा। बड़े से छोटे भाई अभी माशाल्लाह 18 स्केल में वो हेडमास्टर हैं, अबैदुर रहमान साहब, और रिसर्च स्कॉलर भी हैं, माशाल्लाह। PhD कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। अच्छा, वो गुजरात से कर रहे हैं, आप लाहौर से कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पैरेलल में हम दोनों। पैरेलल में। ठीक। तो उनके लिए ये था कि उनकी कोई एज के कुछ डेज ओवर एज हो गए थे वो। तो हमने यहाँ पे लाहौर में आना था, यहाँ पे हमारी एनरोलमेंट होनी थी। तो उन्होंने कहा यार मैं तो जा रहा हूँ, मेरा एक्चुअली मैं ओवर एज हो चुका हूँ, आप ऐसा करो अगर मैं ना हूँगा, आप तो बिल्कुल यंग हो, अभी आपकी एज फैक्टर भी है, तो आप आ जाओ, आपकी एनरोलमेंट करवा देंगे। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी उनके साथ आ गया। लकीली मेरी एनरोलमेंट भी हो गई, उनकी ना हुई। फिर जो टेस्ट थे विदाउट एनी प्रेपरेशन वो टेस्ट भी सारे क्लियर किए अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर इस तरह से 99 में माशाल्लाह मेरी सिलेक्शन हो गया ऐसे। तो उसके साथ फिर ये हुआ कि एक शिफ्ट आ गया, लाइफ ही शिफ्ट हो गई। बिल्कुल शिफ्ट हो बिल्कुल शिफ्ट हो गई। आप इसको आजकल की लैंग्वेज में क्या पैराडाइम शिफ्ट हो गई। हाँ बिल्कुल कंप्लीट। जब मैं आया, मैं घर के अंदर 2-3 पराठे खाना एक नॉर्मल सी चीज़ थी मेरे लिए। जैसे मैं 3 मंथ के बाद ट्रेनिंग फेज़ के अंदर मुझे छुट्टी मिली, घर के वालदा ने पूछा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका इंतकाल हो गया, 2008 में इंतकाल हो गया था। तो उन्होंने कहा हाँ अकरम नाश्ते में क्या चीज़ पसंद करोगे? मैंने 3 चीज़ें कही, एक पराठा, एक अंडा और एक चाय का कप। वो कहते हैं 3-4 पराठे खाने वाला अकरम, ये क्या हो गया इसको? तो ये कैसे सर्वाइव करेगा? तो वहाँ से हमारा जो है वो सफ़र जारी रहा। फिर हमारी ट्रेड एलोकेशन होती है। कोहार्ट में हम इनिशियल ट्रेनिंग में थे, कोहार्ट से हम पास आउट हुए, हम चले गए कराची में। सही। कराची में हमारा स्कूल था, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, PF बेस कुरंगी क्रीक। बहुत कम लोग हैं जिनको पता है। अच्छा। एयरफोर्स का पता होता है, PF कुरंगी क्रीक का नहीं पता होता। और कुरंगी क्रीक का अगर पता हो तो स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं पता। और एक सबसे अच्छी जो बात है, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक स्लोगन होता है। अच्छा। और हमारे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो स्लोगन था वो था इल्म बराए जहाद। सही। हमें नहीं पता था ये कौन सा जिहाद है जो हम करने जा रहे हैं, और ये वाकई हमें उस वक्त पता चला जब करगिल में हमने उनके एयरक्राफ्ट कराए थे। मुझे अभी भी याद है जब हम लोग जो है ना अभिनंदन को जब हमने गिराया था। अच्छा। मुझे अभी भी याद है जब ये हमने आपके सामने मार्का हक किया है। तो ये वो जिहाद था जिसकी हम प्रेपरेशन कर रहे थे। और एक ऐसा जिहाद है जिसका लोगों को अभी तक शायद पता नहीं है, वो है कि हमारी जो प्रेपरेशन है वो इन सारे लोगों के लिए तो है ही है। सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान एयरफोर्स एक ऐसी स्टेट के साथ उसका थ्रेट है जिसको दुनिया एक्सपोज नहीं करती, और वो इजराइल है। बेशक ऐसा ही है। इजराइल के बारे में तो ये भी है ना कि मतलब कि जिस तरह कहा जाता है कि पाकिस्तान इस रीजन में है, इसी तरह US के लिए इजराइल उधर है। तो इजराइल ना चाहते हुए भी हमारा एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और अगर अभी तक हमें उस चीज़ से रोका हुआ है, बचाया हुआ है, एक तो अल्लाह की ज़ात है, उसके बाद हमारी PAF है। तो बहुत बड़ा रोल है इनका, और अभी वो दिखाया भी है उन्होंने, ये जो अभी मार्का हुआ है उससे पहले। चलें सर, अब इसको हम शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड पे। अब मुझे ये बताएं कि सर जब आपने PAF में आपने ऑलमोस्ट 25 ईयर्स गुजारे, उसके बाद जब आप वहाँ से रिटायर हुए हैं, तो उसके बाद आपने क्या सोचा था कि मेरी लाइफ का कैसे टर्नओवर लेगी, मैं क्या करूँगा? काशिफ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा PAF के अंदर जो जर्नी होता है वो हमारा मैक्सिमम 25 ईयर्स के ऊपर स्पैन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 25 ईयर्स आई हैव सर्व्ड इन पाकिस्तान एयरफोर्स। माशाल्लाह। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि
कोहाट, कुरंगी, कराची, then PF base Malir, Karachi, then Pakistan Air Force Base Lahore, PF base Noor Khan, Chaklala, then again पाकिस्तान एयर फोर्स बेस समूली, कोयटा। और उसके बाद मेरी रिटायरमेंट हुई है पाकिस्तान एयर फोर्स बेस लाहौर से। तो ये सारी जो बेसिस हैं आप देखेंगे ऑलमोस्ट जितने भी हमारे हैं, आप कह लें कि प्रोविंसेस हैं, ऑलमोस्ट सब में मैंने स्टेशन रहा हूँ। और आपकी 25 साल की और पूरी मुझे सिर्फ पंजाब का नहीं पता, मुझे सिर्फ सियालकोट का नहीं पता, मुझे लाहौर का भी पता है, मुझे सिंधियों का भी पता है, मैं बलोचियों के साथ भी रहा हूँ, मैं पख्तूनों के साथ भी रहा हूँ। और इस तरह से जितनी भी एथनिसिटीज़ हैं आप कंसिडर करें, मैं क्रिश्चियंस के साथ भी रहा हूँ, सही है, इवन हिंदू फैमिली से भी हमारे एक आध क्लीक हैं। अच्छा। इसी इसी तरह से जितनी भी सेक्ट्स हैं उनके लोगों के साथ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारी जो पर्सनैलिटी के हैं उसके अंदर इनका एलिमेंट मौजूद है। बेशक यार। ये तो और big यही deal ग्रूमिंग है जो एयरफोर्स ने हमारी ग्रूमिंग की है, सो दैट वी कैन फ्लाई इवन बियॉन्ड द स्काइज, बेशक। लिमिटलेस स्काइज, वी आर द फैल्कन्स ऑफ द स्काइज। बेशक ऐसा ही है। और ये बात तो सारी दुनिया अब इसको मानती है और जानती भी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज नॉन अदर देन फैल्कन्स ऑफ द स्काई। और ये प्रूव किया है इन लोगों ने। तो माशाल्लाह सर, आपने वैसे भी हमारे मुल्क के लिए काफ़ी कुछ किया है, लेकिन अब आप अपने यूथ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और उसी जो आज हमारा बेसिक मोटिव है इस पॉडकास्ट को चलाने का वो यही है कि बिज़नेस तो एक साइड पे है, लेकिन जो आपने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, एक स्किलफुल कोर्सेज बच्चों को करवा रहे हैं, उसकी जर्नी कैसे आप करवाते हैं, क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, वो सब हमारे व्यूअर्स आज इधर देख बैठ के। लेकिन उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आपकी जो पीएफ की जर्नी है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन बिसाइड दैट हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि पीएफ से जब आप वहाँ से आए उसके बाद की क्या जर्नी थी आपकी, जो आपको आपकी नेक्स्ट एरा एकेडमी की साइड पे लेकर आए। एक्चुअली ये दिसंबर 2024 की बात है, व्हेन आई गॉट रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान एयर फोर्स। और उसके बाद मेरे पास क्वालिफिकेशन तो थी एंड आई ऑल्सो हैव स्किल्स। तो मुझे ये था कि मुझे क्वालिफिकेशंस को भी आगे लेके चलना है और मुझे स्किल्स को भी आगे लेके चलना है। तो उसमें विद इन 2 वीक मैंने कंसंट्रेट किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारा अभी तक जो दुनिया थी वो 2030 विजन के ऊपर चल रही थी, एंड नाउ वी आर स्विचिंग टू 2050 विजन। तो जब मैंने 2050 विजन को थोड़ा सा देखा तो मैंने कहा वो तो बिल्कुल ही एक अलग किस्म की दुनिया है। दैट इज़ अ स्मार्ट वर्ड। ऐसा ही है। जैसे आज से 50 साल पहले लोग ये नहीं समझते थे कि ये सारी चीज़ें हम कैसे नज़दीक होंगे, हमारी कम्युनिकेशन कैसे फास्ट हो जाएगी, ऐसा ही है। हमारे कंप्यूटर स्किल्स कहाँ पे ले जाएंगे हमें, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। ऐसा ही है। ऐसा ही आज भी लोग इमेजिन नहीं कर के 2050 में हम कैसे होंगे। बिल्कुल हमारा पूरा स्ट्रक्चर चेंज होने वाला बिल्कुल है, ऐसा उसके लिए प्रेपरेशन करनी है। फर्स्ट वर्ल्ड में प्रेपरेशन हो रही है ऑलरेडी। हम कहाँ पे हैं और हमने क्या करना है, हमारी कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज़ आवर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स 2050। कोई भी मतलब डायरेक्शन ही नहीं है, डायरेक्शन किसी के पास नहीं है। नहीं है। इसी चीज़ में एक चीज़ मैं एडअप करूंगा कि हमारा जितना भी पाकिस्तान के अंदर अब लोगों ने बहुत ज़्यादा एक चीज़ को ना पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जिस चीज़ के पीछे कोई भागता है ना, हर बंदा उसके पीछे भागता है। ऐसे ही इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ अर्सा पहले, आज से 10-15 साल पहले लोग एमबीए के पीछे भागते थे, ऐसे ही है। लोग सीए के पीछे भागते थे, ऐसे ही। लेकिन अब सारे के सारे सीएस के पीछे भागते हैं। और मैं ये बात जानता हूँ और मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि हमारी मार्केट के अंदर बेतहार डेवलपर बैठा हुआ है, लेकिन उनको पता ही नहीं हमने क्या करना है, जॉब्स ही नहीं है, उनका जो स्किल है वो ज़ाया हो जाता है। फिर वो क्या कर रहे होते हैं, कोई कॉल सेंटर में लग गया होता है 30-40 हज़ार की जॉब में, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, 9 to 5 जॉब करनी है सब ने। लेकिन अब हमारी जो कम्युनिटी, हमारी जो दुनिया है, वो आप वन मैन आर्मी बन के पूरी एक एजेंसीज चला सकते हो। किसी के पास ये कोई गाइड ही नहीं करता कि यार अगर आप एक डेवलपर बन गए हो तो आपने क्लाइंट खुद कैसे हंट करना है। मैं आपको सर एक थोड़ा बहुत बताता हूँ कि एज अ सॉफ्टवेयर हाउस ओनर मेरे पास जितना भी आता है डेवलपर, ठीक है, उसने मेरे से पहले शायद 10 से 15 लोगों को सीवी दिया होगा और शायद वो 1 साल से लगा होगा कि मुझे कहीं अच्छी जगह जॉब मिल जाए, लेकिन कभी उसके जहन में ये नहीं आता कि मैं बिजनेस डेवलपमेंट करके खुद सीखूँ इस चीज़ को और अपने लिए क्लाइंट खुद घेरूँ। लेकिन ये चीज़ उसके जहन में नहीं आती। मेरे पास आता है, मैं उसको स्पर्श करूँ, एक इंटर्न ही रख लेता हूँ। इंटर्नशिप के अंदर भी अगर मैं उसको कहूँगा कि आपने पहले 3 से 4 घंटे बिजनेस डेवलपमेंट को देने हैं, तो वो कभी भी नहीं देगा। वो समझेगा कि शायद मेरा स्किल ज़ाया किया जा रहा है। लेकिन आपके स्किल के साथ आपको ये पता ही नहीं है कि अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही है, आज आपको एक जगह पे जॉब मिली हुई है और पॉसिबल है अगले साल वो आपको ना रखें, आपसे बेहतर ऑप्शन आए, रिप्लेसमेंट आ जाए। जिस तरह एआई आया, एआई ने कई लोगों को रिप्लेस किया ना, इसी तरह आपने पॉसिबिलिटी का तो नहीं पता ना आपको। लेकिन हमारे लोगों की ग्रूमिंग ही नहीं की गई, हमारे लोगों को बताया ही नहीं गया कि आपने एक स्किल से पैसा कैसे बनाना है। और यही अलमिया है कि अभी हर बंदा सीएस के पीछे भाग रहा है।
जिसमें आप कह रहे हैं 2050 में जाके पता नहीं क्या होगा, 2050 तक आते आते किसी ने बीच में डाल देना कि भाई ये कर लो, हर बंदे ने वही करने लग जाना। तो सर इस चीज़ के अंदर मैं सोचता हूँ कि एक कैरियर काउंसलिंग का पूरा एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो हर बच्चे के साथ, मतलब कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो आपकी कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, आप स्कूल में पढ़ रहे हो आपकी कैरियर काउंसलिंग होनी, आपको बताना चाहिए कि आपके अंदर एग्जिस्टिंग जो आपका स्किल है उसको आपने एज अ प्रोफेशनल कैसे यूज़ करना है। हाँ, वो स्किल नहीं कि बैठ के स्क्रोलिंग करो, वीडियोस देखो, ये स्किल कोई नहीं है, ये टाइम आया। हाँ, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, अल्लाह ताला ने जिनको नज़र भी नहीं आता उनके अंदर भी कोई ना कोई खूबी होती है। तो आपने अपनी खूबी खुद तराशनी है और उस खूबी को आपने अपना अर्निंग सोर्स बनाना है, क्योंकि जो ज़माना आ गया हुआ है, आप पैसों के बगैर कुछ भी नहीं हो। एक मर्द की जो सबसे ज़्यादा बदसूरती होती है उसकी खाली जेब होती है। तो बैठ के ये सोचना कि कोई मेरे लिए काम करेगा, कोई इजी मनी लेकर आएगा, उससे बेहतर ये है कि आप अपनी कैरियर काउंसलिंग करें और अपने स्किल को अपना वे ऑफ अर्निंग बनाएं। सर मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटी का जो बैलेंस होता है ना वो इसी तरह होता है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि भाईजान अगर एक CEO है, अगर आप सारों को कहेंगे कि भाई आपने बिजनेस करना है तो हमारे पास एम्प्लॉय कहाँ से आएगा? ऐसे ही है। ठीक है, हर बंदा ये सोचेगा। सोसाइटी का ये बैलेंस है, अगर एक बंदा अमीर है ना तो 10 गरीब होंगे, फिर एक अमीर होगा, फिर 10 गरीब होंगे, ये सोसाइटी का बैलेंस है। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो ना तो जॉब कर रहा है, ना उसको जॉब मिल रही, ना वो कोई और काम कर रहा है, घर बैठा हुआ है, अपनी किस्मत को रो रहा है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, उसको गाइडेंस देने वाला कोई है ही नहीं। उसको कभी ये गाइडेंस आएगी नहीं कि यार अगर चलो ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कोई जॉब भी नहीं दे रहा, तो यार मैं कोई और काम कर लूँ, मैं अपने स्किल को तराशूँ, मैं अपने स्किल को अपना अर्निंग सोर्स बना लूँ। सर मैं आपको एक थोड़ी इस पर मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए भी है, एक फोटोग्राफर, उसका वो पैशन है, उसको अच्छा लगता है फोटोज़ बनाना, और वो उसको स्विच कर लेता है अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर। तो ये सिर्फ तस्वीरें खींचनी है उसने, लेकिन अगर उसको प्रोफेशनल कैरियर के अंदर वो ले जाएगा तो अभी इस वक्त पूरी दुनिया की मार्केट के अंदर एक अच्छा फोटोग्राफर हो वो अच्छा खासा पैसा बना रहा है। प्रोडक्ट शूट है, आपकी रील्स शूट हो रही हैं, आपकी वीडियोस बन रही है, पूरी प्रोडक्शन बन रही है, कौन कर रहा है? सिर्फ फोटोग्राफर कर रहा है, और उसको आता है कि ऐसे तस्वीर खींचना। तो हर बंदे के अंदर एक कोई ना कोई स्किल होती है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, ट्राई फ्रीलांस काम स्टार्ट करो, ठीक है, पैसे जोड़ो, उसको थोड़ा एक्सपेंड करो। मेरी कई लोगों की स्टोरीज है इस तरह की, उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने थोड़े से पैसे जोड़े, उनको अपने खाने पीने पे नहीं खर्च किया, उसकी एक छोटी सी हिस्सा निकाल के, जिसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, वो लिया, ठीक है, उसको 1 से 2 किया, 2 से 3 किया, 3 से 4 किया। कोई भी दुनिया में बंदा ऐसा नहीं होता कि वो पैदा होते ही उसको पता हो कि मैंने क्या करना है। आपने ट्राई करना है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, जो उसका एक सोचने का तरीका होता है, वो ये होता है कि अगर आज उससे एक चीज़ नहीं हो रही है तो वो गिव अप नहीं करता, वो उस चीज़ से दूसरी चीज़ बनाता है, दूसरी से तीसरी करता है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है उन्होंने सबको इतना मतलब कि दिमाग को फॉक कर दिया हुआ है कि आपने सिर्फ जॉब करनी है, आपकी ज़िंदगी जॉब की है। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को हमारी जो यूथ है उसको निकालना चाहिए, लेकिन इस तरह की गाइडेंस कोई भी नहीं देता। ऐसे ही है। अभी अगर मैं इस चीज़ को दूसरे अंदाज से बयान करूँ, बिल्कुल सर, व्हाई नॉट। आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी? बिल्कुल देखी हुई है सर। मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या कहता हूँ, डोंट बी 4th इडियट। मैंने कहा वो 3 इडियट थे, डोंट बी 4th इडियट। क्या आप ऐसे नहीं पर्पसलेसनेस की तरफ ना जाएं। हाँ। मैं अभी एडमिशन कमेटी का कोऑर्डिनेटर हूँ, अच्छा। और जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं काउंसलिंग के हवाले से, एडमिशन के हवाले से, मैं उनसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ योर पर्पस इन लाइफ, व्हाट इज़ योर पर्पस इन लाइफ, व्हाई यू आर गोइंग टू जॉइन दिस प्रोग्राम। मैं उनसे पूछता हूँ आपका जब इंटेंशन ही नहीं है, जब कोई गोल ही नहीं है, तो आप क्यों डिग्री लेना चाहते हैं? आधे से ज़्यादा बच्चे तो फोर्स एम्बिशन से आते हैं। ऐसे ही है, और ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारी। इवन जो पेरेंट्स आते हैं साथ, मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि काइंडली 2 मिनट्स के लिए आप साइलेंट मोड में चले जाएं। मैं डायरेक्ट हो जाता हूँ बच्चे के साथ, और ऐसे ही मैं पूछता हूँ क्या है। बच्चे कहते हैं मैं SE में जाना चाहता हूँ, मैं CS में जाना चाहता हूँ, IT में जाना चाहता हूँ, AI में जाना चाहता हूँ। मैं पूछता हूँ वाई, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? इंग्लिश में जाना था तो क्यों जाना चाहते हो भाई? इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, क्यों पढ़ना है आप? वाई? कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। एक भेड़ चाल लगी हुई है, सब जा रहे हैं, बस जी एक ट्रेंड है, सोसाइटी का ट्रेंड है। जैसे आपने कहा 15 जो थी, या सेकंड आप कह सकते हैं मिलेनियम, उसमें MBAs का एक फ्लड आया था मार्केट में, हर बंदा MBA कर रहा था। MBA का, और अब MBA को पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि जितनों ने किया उसके बाद कोई डायरेक्शन ही नहीं थी, जाना किधर है। अभी हम 3rd माइंडसेट में आ गए हैं। हाँ। पाकिस्तान बना, एक माइंडसेट था जो 70s तक चला। उसमें माइंडसेट में क्या था, बच्चे पढ़ लो, ग्रेजुएशन कर लो, रेलवे में चले जाओगे, PI में चले जाओगे, मिलिट्री में चले जाओगे, जॉब होगी, सिक्योरिटी होगी, पेंशन होगी, ग्रेजुटी होगी, मेडिकल फ्री होगा, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर एक शिफ्ट आई, शिफ्ट आई। बिल्कुल। शिफ्ट कैसे आई? जैसे ही न्यू मिलेनियम में हमने कदम रखा तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू हो गए, आपकी जॉब्स सिक्योरिटी वो बिल्कुल मिनिमम हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इंडक्शन खत्म हो गई, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो गई, तो एक ट्रेंड चेंज हो गया। अभी क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट पे आना है, 3 ईयर 4 ईयर, जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल ख़त्म।
नो जॉब सिक्योरिटी, राइट, ओल्ड एज बेनिफिट्स ट्रैश। अभी लोगों ने सोचा अभी क्या करें, अभी लोग संभल रहे थे ये बीबीए वाले क्राइसिस में, फिर क्या हो गया, अभी एक नई चीज़ आ गई, आईटी। आईटी, जैसे आईटी इन हुई है तो आईटी का एक फ्लड आया, बिल्कुल यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी, अभी टास्किंग हो गई हैं, स्किल्स आ गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अभी वो जो कॉन्ट्रैक्ट था 3 ईयर 4 ईयर वो चेंज हो के क्या हो गया, 1 डे 2 डे 1 मंथ। ऐसा ही है। टास्किंग क्या आ गई है, 15 मिनट जॉब, इतने पैसे हैं। आपकी वो है, कितनी वेबसाइट्स हैं, ये सारी आईडीज बनी हुई हैं, हाँ जी, 10 मिनट्स प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ऐसे ही। 30 मिनट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 1 आवर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 7 डेज प्रोजेक्ट आ रहे हैं। स्किल्स पे आगे हैं। बिल्कुल जब स्किल्स पे आगे हैं तो आपकी जो कन्वेंशनल डिग्रीज थी वो बहुत पीछे रह गई हैं। ऐसा ही। अनलेस यू हैव टू कोप विद दीज स्किल्स, आपकी डिग्रीज को एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इफ़ यू आर डूइंग CS, आपके 4 इयर्स कंज्यूम हो गए, BCS कर लिया आप लोगों ने, जैसे ही आप बाहर आएंगे आपके हाथ में रेज्यूमे होगी, CV होगी, सीवी हो गए और ऐसे लग ही है। जाएंगे दौड़ में। दौड़ में लग और जाए। मैं बताऊं आपको सर, जीरो स्किल्स, 8-9 हज़ार डेवलपर निकलेगा फर्स्ट हाँ। करें एक जगह से, आपके पास आगे 5 से 6 सॉफ्टवेयर हाउसेज होंगे, उन्होंने रखना है 10-15 को, तो फिर बाकी किधर जाएंगे? मैं लाहौर की एक यूनिवर्सिटी की मिसाल देना चाहता हूँ। जरूर, हमारे साल के अंदर 3 सेमेस्टर्स होते हैं, बिल्कुल जनरली 2 होते हैं, स्प्रिंग है या फॉल है। हमारी लाहौर की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें एक सेमेस्टर के अंदर कंप्यूटर साइंस के इतने सेक्शंस हैं कि वो डबल फिगर में चले गए। मुझे याद है आपका जो सेक्शन था ना वो सेक्शन L था, हाँ जी। लेकिन एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है उसमें सेक्शन A B C से Z तक मैं और फिर समझ डबल गया, A B A C सर बिजनेस बना डबल दिया है। फिगर में। सर बिजनेस बना दिया है। कहाँ लोग जाएंगे ये सारे? बिल्कुल ऐसा ही है। आपके अब ये देखें ना कितना बड़ा आदमी है, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि भजन बहुत रिफाइंड है, लेकिन एजुकेशन के ऊपर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी काम नहीं किया जाता। पब्लिक आपके कॉलेजेस हैं, पब्लिक आपके स्कूल्स हैं, बिल्कुल डंप है, कोई काम नहीं हो रहा। सारा का सारा स्टेक लिया हुआ प्राइवेट स्कूलों ने। प्राइवेट स्कूलों में महंगाई का हाल ये है कि आधे से ज़्यादा आपके जो बच्चे होते हैं अपनी प्राइमरी एजुकेशन लेते नहीं है, सीधा 9वीं 10वीं का पेपर देते हैं, पीछे से कोई ग्रूमिंग नहीं, कोई बेस नहीं, 9वीं 10वीं का पेपर लिया। अब एक बंदे ने पीछे कुछ पढ़ा ही नहीं है तो उसकी कैरियर काउंसलिंग क्या ही होगी? 9वीं 10वीं का पेपर दे के भागे हैं भाईजान हमारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस ने धूम मचाई हुई है और वही फिर उसके बाद लेके जाते हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिसके अंदर बिजनेस स्केल है सारे के सारे। यहाँ पर दाखिला नहीं मिला तो चलो वो तो है ना, अब हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा ये बिजनेस मॉड्यूल बना दिया हुआ है इन्होंने। ऐसे ही है। एक्चुअली जब बिजनेस मॉडल है आप उसको स्टडी करते हो, उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले उसकी आती है फिजिबिलिटी स्टडी। कोई भी MBA वाला है, BBA वाला लड़का है, जब वो ये चीज़ें सारी डिग्री को स्टडी करेगा 5 6 7 10 ईयर्स, इवन PhD कर जाए, वो जब अपने बिजनेस को स्टडी करेगा उसके लिए वो रखेगा कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट, बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, एसेट्स कितने चाहिए, फिर टोटल कॉस्ट के ऊपर जाएगा, एम्प्लॉयर्स कितने रखेगा। ये सारी चीज़ें जब कैलकुलेट करते हैं तो वो मिलियंस में चला जाता है। बिल्कुल। और हमारे कि मैं कहाँ से करूँगा, और उनको ये बिजनेस मॉडल बनाए जाते हैं। ऐसे ही है। हालांकि अभी दुनिया शिफ्ट हो गई है। अभी एक चीज़ है जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे ही। सारी दुनिया उसमें क्या है, वो एक माइंडसेट है। माइंडसेट क्या है? अभी 2 दिन पहले की बात है, यहाँ पे गिफ्ट यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, रेक्टर कहते हैं उनको, डॉक्टर शाहिद कुरैशी, वो बता रहे थे, वो कह रहे थे ये एक बिल्कुल ही अलग माइंडसेट है। आप अपनी सोसाइटी में देखेंगे कि आपने फैसिलिटेट कैसे करना है लोगों को, जैसे हम लोग कर रहे हैं, ऐसे ही। हम कोर्सेज करवा रहे हैं, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो नहीं रुक रही उसको हम जो है ना वो स्टूडेंट को एम्पावर कर रहे हैं। हाँ, हम क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट को एम्पावर कर रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट कर रहे हैं उनको हम जो है ना कैसे मोल्ड कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ का काम है, हमारा काम नहीं है। हम इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे हैं। वो एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी उनका मैनिफेस्टो यही है कि ये काम हमने करना है। अगर वो थोड़ा सा उसको चेंज कर लें, ये वाला माइंडसेट आ जाए, आपके लिए आपने काम स्टार्ट करना है, अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, आप घर में बैठक को यूटिलाइज करें। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आपको टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, एक आपको लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, एवरीवेयर। दैट्स इट। मुझे आज एक बच्चे ने कहा सर मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ। मैंने कहा दुनिया, पूरी दुनिया है जो है ना, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया विलेज है, आप कैसे ये कर रहे हो? कोई एक्सक्यूज ही नहीं है सर, कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं सर, आप एक स्किल लो, ठीक है, मैं फर्स्ट कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्किल ले लिया आपने, आपके पास कैपिटल नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाओ, ठीक है, आप अपने सोशल हैंडल्स के ऊपर जाके अपना जो काम किया हुआ है उसको डालना शुरू करो। आप लोगों को ईमेल मार्केटिंग सबसे चीपेस्ट वे होता है क्लाइंट हंट करने का। आप डेली की 1000 मेल डालो, उसके बाद अगर आपको एक क्लाइंट मिल जाए तो आपके लिए वो बेहतरीन स्टार्टअप है, लेकिन कोई इस तरह सोचता ही नहीं है। नहीं, मैं इससे भी एक स्टेप आगे सोचता हूं। चले, आप तो फिर मेरे टीचर है ना। बताएं।
आपने सोचा हंटिंग के बारे में, मैं हंटिंग नहीं, मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ। आपका माइंडसेट जा रहा है बिजनेस ओरिएंटेड, मैं बिजनेस मॉडल पे यकीन ही नहीं करता। ऐसा बिजनेस मॉडल जस्ट लाइक मेरा ब्रदर है, सबसे यंगेस्ट ब्रदर अब्दुल वाहिद, ही इज MBA 1.5 फ्रॉम UET लाहौर, ऐसे ही है। लेकिन उसने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं किया, अगर किया है तो उसको रन नहीं किया, वो जॉब की तरफ स्विच हो गया। करेंटली ही इज डूइंग अ जॉब ऑफ अ प्रोक्योरमेंट मैनेजर, सही है। तो अभी आप देखें कि उसको हमने बिजनेस में इन किया, वो BBA के बाद MBA किया, उसने MS लेवल की क्वालिफिकेशन है, और फैमिली ने कहा यार ये बंदा हमें बिजनेस मॉडल देगा, हम उसमें चलेंगे और हम आगे जाएंगे, हम जॉब से स्विच करेंगे, बिजनेसमैन होंगे। और उसने हमें कोई मॉडल नहीं दिया, जिसका काम था दूसरों को फैसिलिटेट करना। वो खुद CVs लेके डिफरेंट पोजीशंस के लिए वो पता नहीं कितने साल उसने धक्के खाए हैं। तो जब बिजनेस वालों के खुद अपने स्टूडेंट 10 ईयर्स के बाद, 6 ईयर्स के बाद अगर CV लेके बाकी जगहों पे जाएंगे, तो मैं ऐसे बिजनेस स्कूल्स को नहीं मानता। मुझे चाहिए एक पावरफुल मशीन, बिल्डोजर चाहिए मुझे। आई वांट टू बिल्डोज ऑल द बिजनेस स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान, इवन 13,000 स्कूल्स ऑल ओवर द ग्लोब, जो ये काम नहीं कर सके। काम किसने करना है? काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर यूनिस ने करना है। आप ईदी का मॉडल लो, आप शीपा को उठाओ, ये खिदमत कर रहे हैं लोग। बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल ही जो गरीब लोग हैं वहाँ से काम कर रहे हैं। नेटवर्किंग की बात की जा रही है, डिजिटल मार्केटिंग की बात की जा रही है, तो वाई नॉट योर ओन फैमिली, वाई नॉट योर ओन ट्राइब? आप अपने कबीले को अपलिफ्ट करो ना यार, आप अपने मोहल्ले को अपलिफ्ट करो, अपने सिटी को अपलिफ्ट करो, आप फैसिलिटेट करो। आपकी नीड्स जो बाकी क्लाइंट्स हैं उनकी नीड्स सिमिलर है। आपके पास एक क्या होती है, प्रोडक्ट होती है, वो प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करनी है? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। आपकी अपनी फैमिली भी तो है ना यार, आपने जितनी भी एंटिटीज हैं आप अपनी फैमिली से स्टार्ट करो। आप जाओ होलसेल में चीजें लेके आओ, फैमिलीज को दो, डिस्काउंट पे दो, उनसे कहो जो क्लाइंट लेके आएगा उसको फर्दर मैं इंसेंटिव दूंगा, कमीशन दूंगा। आप देखें आपकी सारी फैमिली अर्निंग में चली जाएगी। Each and every individual, right from a kid of 5 years till the eldest member of your family, बिल्कुल सारे के सारे यह है एंटरप्रेन्योरशिप। राइट It is not a model by a business, you can say tycoon. जाओ यार, फैसलाबाद में जाओ, कितनी आपकी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। सियालकोट में जाओ, कितनी फैक्ट्रीज हैं। या गुजरावाला है, स्मॉल इंडस्ट्री, जाओ देखो, लाहौर के अंदर देखो, लाहौर में देखें। राइट यार अंडर मैट्रिक लोग CEO एक्ट कर रहे हैं, PhD लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर, ये तो मार्केट की रियलिटी है। ऐसे ही है, ये है एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल ये बिजनेस मॉडल नहीं है। राइट सारे बिजनेस मॉडल को मैं रिजेक्ट करता हूं। राइट आप भी रिजेक्ट करो, ऐसे आप फैसिलिटेटर वाला माइंड लेके आओ। आपको कोई भी जो है, कोई भी काम आपने स्टार्ट करना है, कोई भी काम है, उसके लिए आप मत ख्याल करो आपको कैपिटल चाहिए, ऐसे कोई नहीं है। स्टार्ट आप सर्विसेज से करो। स्टार सर्विसेज से ही होता है वो सबसे आप बेहतर थोड़ा सा पीछे जाएं, नहीं मैं बहुत पीछे लेके जाऊंगा। हमें पिछले दिनों, पिछले सालों में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया रियासत मदीना का। मैं आपको रियासत मदीना में लेके चलना चाहता हूँ, सही। अगर आपकी इजाज़त व्हाई है। नॉट सर, व्हाई नॉट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप हिजरत करें, मक्का से मदीना हिजरत कर जाएं। बिल्कुल सहाबा कराम थे, बहुत बहुत हाई फाई किस्म के लोग थे, शहजादे थे वहाँ पे मसअब बिन उमैर भी थे, वहाँ पे उस्मान गनी भी थे, वहाँ पे सारे थे सहाबा कराम। जैसे वो उधर पहुँचे कुछ भी नहीं था, घर वालों ने हर चीज़ छीन ली, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए हैं। इमेजिन करें आप, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाया, मुहाजिरीन को बुलाया, कहा भाई भाई बन जाओ, मवाक़ात वाला सिस्टम लेके आए। पाकिस्तानी सिस्टम में ये मिसाल नहीं दी किसी ने बिज़नेस के लिए। पाकिस्तान के बिज़नेस के लिए मिसालें आ रही हैं यूरोप से, हमारी मिसालें यहाँ से आनी चाहिए। जब उन्होंने ये किया तो कुछ सहाबा कराम थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, इनसे कहें कि हमें सिर्फ बाजार का रास्ता बता दें, द वे टू द मार्केट। बिजनेस करना है तो सिर्फ एक चीज़ पूछो कि रास्ता कौन सा जाता है, रास्ता कौन सा, और रास्ता किसने बताना है? टीचर ने बताना है, गाइड ने बताना है, हमने बताना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वहाँ पे ये नहीं है इन्वेस्टमेंट नहीं मांगी किसी ने। आप जाएं, चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई भी पाकिस्तानी विलेज के अंदर है,
टाउन के अंदर है, लाहौर के अंदर है, कराची के अंदर है, मार्केट में से चला जाए, शाम को अर्निंग करके वापस आएगा। बिल्कुल ऐसा है। चैलेंज के साथ कहता हूं लेकिन अगर एक माइंडसेट लेके जाए, हाँ, ऐसा नहीं अर्निंग है कि करनी कोई धक्के से भेजे जाओ, फिर तो कभी नहीं होगा। अर्निंग करने का अभी माइंडसेट। मेरे पास एक बंदा बैठा हुआ था, तो मुझे बता रहा था कि यार मेरा बेटा है, मैं चाहता हूँ कि वो कुछ कमाए। मैं उसको जॉब जाने लगा था, मैंने उसको उतार दिया मार्केट के अंदर, शाह आलम के अंदर। मुझे था कि 2-3 घंटों के बाद जब मैं उसको लेने आऊँगा ना, तो उसने कुछ ना कुछ किया होगा। लेकिन वो जब मैं आया हूँ, ही वॉज नल, जैसे मैं छोड़ के गया था वैसे ही है। मैंने उनसे कहा कि आपको लगता है कि उस बंदे का इंटरेस्ट था उसके अंदर? कहते नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है। मैंने कहा जब तक आप उसकी अपनी ख्वाहिश उस पर इंप्लीमेंट करते रहोगे ना, तो वो चीज़ वो नहीं करेगा। आप अगर सही में चाहते हैं वो ज़िंदगी में कुछ करें ना, तो एक दफ़ा बैठ के उससे बात करें, उससे पूछें कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो, तुम एक्चुअली में क्या चाहते हो, और फिर जो उसका इंटरेस्ट हो उसके बारे में उसको कहें कि वो करे। तो ना वो एक्सेल करे तो फिर आके मुझे बताना आपने। ये होती है मेंटरशिप। लेकिन ये चीज़ हमारी सर सोसाइटी में लोग बोलते बहुत हैं, लेकिन होती बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं सर आपको आके कहूँगा ना, आपने इतना ज़्यादा पढ़ा ना हो, फ़र्ज़ कर लेते हैं मेरे पास थोड़ी सी डिग्रियाँ आ गई, मैंने आपको आगे कहा कि यार बच्चों को ये करा दे, फ्यूचर तो आगे इसका ही है। मैंने एक दफ़ा आपके दिमाग में ये चीज़ डाल दी, नहीं पाकिस्तानी माइंडसेट है, मैंने आपके दिमाग में ये चीज़ डाल दी। आपने उसके बाद अपने बच्चों को जान पूछ के फोर्स करना, ये करो ये करो। मैंने आपको बताया, आपने आगे एक और बंदे को बताना है, उस बंदे ने आगे एक और बंदे को बताना है। हर बंदे ने एक दूसरे की बात सुन के वो सारा का सारा चीज़ इंप्लीमेंट कर देनी अपनी आने वाली नस्लों पे। फिर कहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं किसी काम की, जेन जीज कहते हैं हमें, कि ये कुछ नहीं कर सकते, सबसे सुस्त कौम है। लेकिन इनको सुस्त बनाने वाले भी उनके ऊपर वाले थे, ऐसे ही है, क्योंकि उनको गाइडेंस गलत मिली थी। ऐसे ही। तो इस चीज़ को कोई सुनता नहीं, मानता नहीं, जानता नहीं। बाहर के जो लोग हैं सर, वो क्यों 18 साल के होते ही उनसे सब कुछ कट ऑफ कर देते हैं, वो लोग देना छोड़ देते हैं। वो लोग स्टूडेंट एम्पावरमेंट की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, वो फैसिलिटेट, वो उनको कहते हैं कि जाओ भाई काम करो, तुम अगर शहजादे के बेटे हो जाके काम करो। यार हमारी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, जो बच्चा जॉब करने जाता है उसकी अटेंडेंस शॉर्ट कर दी जाती है। अटेंडेंस शॉर्ट है या नहीं? 85 करता है। अब बंदा कहे कि यार क्या ठीक है, डिग्री लेना जरूरी है, हाँ, लेकिन आप तो उसको गर्दन से पकड़े हो कि नहीं भाई इधर ही आ। अमेरिकन सिस्टम क्या है, फैसिलिटेट करते हैं। फैसिलिटेट करता है, राइट। कैसे फैसिलिटेट करते हैं? उन्होंने fix उसको किया हुआ है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, उन्होंने fix किया आप हुआ है। मॉर्निंग में करना चाहते हैं, वीकेंड में करना चाहते हैं, इवनिंग में करना चाहते हैं, आप इवन नाइट में करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा। यूनिवर्सिटीज है 11 o'clock नाइट वो ओपन है, और सर उन्होंने वो करना टाइम चाहते दिया हैं। हुआ है, आप 20 घंटे करो एक हफ्ते एक और चीज, आप 2 मॉड्यूल लेना चाहते हो, आप 3 लेना चाहते हो, कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, आपके पास लिबर्टी है। बिल्कुल। यहाँ पे इतनी लिबर्टी नहीं है, बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे इतनी रिलैक्सेशन नहीं है। और सारे का सारा नॉलेज कहाँ चला गया? अंकल गूगल के पास। अंकल गूगल के पास। अंकल गूगल ऐसी ऐसी जगहों से नॉलेज उठा लाते हैं आजकल, ऐसा ही। और एआई ने तो कमाल कर दिया यार, तो सारी गेम ही खत्म कर दी ना। ऐसे ही है। तो टोटली एक होता है पैराडाइम शिफ्ट। एआई ने सीएस की भी ऐसी बजाई है ना, मैं 2 मंथ पहले की बात है, इंटेल ने अपने 2000 जो टॉपेस्ट इन द वर्ल्ड जो होते हैं कोडिंग वाले एक्सपर्ट, डेवलपर जो है, डेवलपर, कंप्यूटर साइंसेस, यही लोग होते हैं ना, ऐसा ही है। 2000 उन्होंने फायर किए फायर सिर्फ किए। एआई की वजह, क्योंकि ये कोडिंग वाला सिस्टम सारे का सारा एआई ने आपका संभाल लिया। जितना भी एआई को front-end आपने प्रॉम्प्ट देना है, उसने कोड दे देना है। जितना भी आपका फ्रंट एंड डेवलपर बैठा हुआ था, जो हाँ। भी सीख रहा था, फ्रंट एंड का सारा काम तो आपका एआई बना देता है। और अब तो इन फ्यूचर आएगा ऐसा भी कि आपको अभी भी ऐसा हो रहा है, बैक एंड डेवलपिंग भी सारी की सारी एआई करके देता है। लेकिन हाँ, उसके लिए डेवलपर चाहिए होता है कि इंजीनियरिंग है, उसने उसकी लॉजिक्स को मैच करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन देखा जाए तो आपकी बहुत ज्यादा चीजें तो उसने कैटर कर दी है। ऐसे अब उसके बाद क्या रह गया? बिजनेस, राइट, ई कॉमर्स, ई-कॉमर्स। ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग की साइड है। लेकिन सर पाकिस्तान का एक और अलमिया सुने, जो ये स्किल दे रहा है उसको ही बुरा करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनका जो ज़हन ये है ना कि यार ये शायद कमा रहा है हमसे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप 0% पे आए थे। ऐसे ही है, जब आप जा रहे हो 75 तक तो गए होगे, बिल्कुल चलो 75 ना भी गए होगे, आप 50 तक तो गए होगे। ऐसे ही है। अगर आपने 50% भी हमसे ले लिया 2 महीनों के अंदर, तो आपने जो 4 साल अपनी यूनिवर्सिटी को दी है, उसके बाद आपके पास अभी भी कोई स्किल नहीं है, फिर आप हमारे पास आए हो, तो हम ज़्यादा बेहतर हैं कि जो 20 लाख आपने उधर दिया हुआ था वो बेहतर है। सर मैं आपको इतनी इंस्पायरेशन है, एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगा। मेरे पास एक स्टूडेंट था, जैसे आपको पता है मैं भी कोर्सेज वगैरह करवाता हूँ ये सारे, तो उसने कहीं पर मेरी ऐड देख ली, मेरी ऐड देखकर मेरे पास आया। अब पेशे से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसकी स्टोरी सुनकर, उसने फिर उसको कैसे डाइवर्ट किया अपनी लाइफ को, मैं बहुत खुश हूँ उसको लेके। सर वो लगाता था समोसे, अब आप इस चीज़ को देखो, वो बंदा लगाता था सिर्फ समोसे, और उसका उसके अंदर ना एक बंदे के अंदर एक आग होती है, मैंने कुछ करना है, मैंने इससे बढ़ के कुछ करना है। एट द एज ऑफ 55, ही वॉज 55, उस एज के अंदर भी उसने सोचा कि मुझे कुछ नया करना चाहिए, और वो मेरे पास आया। उसने आके मेरे से कैरियर काउंसलिंग स्टार्ट की। उनका सर जी देखें मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं, फ़ोन में यूज़ कर लेता हूँ, तो ये जो आप वीडियो में बता रहे थे मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों करना चाहता? कहते हैं कि सर ज़माना इसका आ गया। लेकिन अब आप देखना कि एट द एज ऑफ 55 उस बंदे के अंदर इतनी लगन थी कि उसने उस एज के अंदर वो सीखा। सर समोसों का काम, उसका काम खत्म होता था तकरीबन 5 से 6 बजे।
5 बजे वो जोड़े वाले पुल से मेरे पास आता था, ठीक है, अब बैठ जाता था इधर। उसने ना लैपटॉप यूज़ किया आज तक, ना उसने कभी लैपटॉप की तरफ देखा, उसको ऐप्स का भी नहीं पता होगा। मेरी गाइडेंस से उसने क्रोम बुक खरीदी। क्रोम बुक खरीदने के बाद उसने स्टार्ट किया, क्योंकि 8-9 हज़ार की आ जाती थी। मैं नहीं चाहता था कि बिला वजह एक एक्सपेरिमेंट करने लगा अपनी लाइफ के साथ, कोई गलती करे। मैंने उसको एक अच्छी गाइडेंस दी, उसने क्रोम बुक खरीदी, उसने स्टार्ट किया। उसने मेरे कहने से पहले ही अपना प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लिया होता, ई-कॉमर्स करने आया हुआ था। तो मार्केट गया, उसने परफ्यूम्स पकड़े, ठीक है। अब मेरे से गाइडेंस लेते लेते उसने बेजन परफ्यूम खरीदा, उसकी बोतलें भी बनवाई, उसकी प्रिंटिंग भी करवाई। मैंने उस बंदे को लोगो बनाना सिखाया, जिसको कैनवा का शायद सारी ज़िंदगी ना पता होता। उसने एट द एज ऑफ 55 अपना पूरा का पूरा प्रोफेशन चेंज कर दिया, डिवर्ट किया। एंड विद इन 2 मंथ सर उस बंदे को शॉपिफाई स्टोर भी बनाना आया, उसको ऐड भी रन करना आया, उसको ऐड क्रिएटिव भी बनाना आया, उसको फिर कंटेंट कैलेंडर के मुताबिक अपलोड भी करना आया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना एक ई-कॉमर्स स्टोर रन कर रहा है। ऐसे ही तो व्हाई नॉट दीज? ऐसे ही 18 साल 19 साल की उम्र के अंदर ये लोग क्यों नहीं कर सकते इस तरह? अच्छा, ये मैंने बात की थी ये रिटायरमेंट। मेरी रिटायरमेंट हुई है दिसंबर 2024 में, और विद इन 2 वीक मैंने एनालाइज किया कि मैं ये वाला काम कर सकता हूँ, बिकॉज आई वाज एसोसिएट इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन पाकिस्तान एयरफोर्स। राइट। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर सबसे जो टॉप लेवल की इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मशीनरी है उसको हम डील कर रहे थे। राइट। सही है। राफेल भी आपने बनाया? तो हमने राफेल को एनकाउंटर करने वाले जो है ना वो बनाए, वो जहाज बनाए थे। राइट। ऐसे रिटायर बनाए थे। बिल्कुल। तो अभी ये है कि उसमें हमने अराउंड अबाउट 40 कोर्सेज उसको डिज़ाइन किया, और ये वाले जो कोर्सेज हैं, नंबर ऑफ कोर्सेज, हम इसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं। आप जितना इमेजिन करेंगे ना, कोई दुनिया के अंदर जो भी काम है, छोटे से छोटा एक काम है, ऑफिस बॉय का काम है, सही है, गेट कीपर का एक काम है, एक सिक्योरिटी वाले का काम है, उसके लिए भी एक कोर्स होगा। राइट। हर इंडिविजुअल टास्क के लिए, वो स्मॉलर है वो बिगर है, उसके लिए हम एक डिवाइस करेंगे। जैसे आपको ऑनलाइन कोर्सेरा के ऊपर जा रहे हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऐसे ही सारे कोर्सेज हमारी एकेडमी में अवेलेबल। हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल बेसिक कोर्सेज से। अभी माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई हो रहे हैं। अभी हम कोर्सेज के बाद हमारी आगे, अभी स्टूडेंट्स को हमने एक चीज़ प्रॉमिस की थी कि जो BS लेवल के स्टूडेंट्स हैं हम उनको जॉब्स ऑफर करेंगे। राइट। अभी राइट नाउ मेरे पास BS CS का किसी यूनिवर्सिटी का एक बच्चा है, वो मेरे पास एज अ वेब डेवलपर काम कर रहा है। Okay. मेरे पास एक और अभी इंटर किया, जस्ट फ्रेश इंटर है, वो बचा है, वो मेरे पास मार्केटिंग मैनेजर का काम कर रहा है। माशाल्लाह। इसी तरह मेरे पास गर्ल्स हैं डिफरेंट जो है ना, ऑनलाइन में भी और जो फेस टू फेस क्लास है उसमें भी वो अवेलेबल हैं और वो सीख रही हैं। और हम इनको स्टूडेंट एम्पावरमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरा ये है, जो बच्चा मुझे फर्स्ट 6 मंथ दे देगा, मैं उसकी ट्यूशन फ़ी जो है, उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ी मैं पे करूँगा। माशाल्लाह, ये चीज़ है, ये स्टेप ले जाऊँ। मैं आपको क्यों बार बार कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट कहाँ से आएगी? जब उसकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो पे कर सकेगा, ऐसा ही है। जब उसका जो पॉकेट मनी है वो खुद मैनेज करेगा। मैं उसको इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है। पहले क्या है, वो गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट है, नॉट येट इंडिपेंडेंट है, या रादर यू कैन से दैट 99% ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट। बिल्कुल डिपेंडेंट है सर, ऐसा ही है। ऐसे ही है। मैं कहता हूँ सर, जब तक डिग्री नहीं हाथ में आती, इवन उससे पहले डिग्री सोचते ही नहीं है यार, डिग्री होल्डर्स भी डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल है। साल 2-2 साल डिपेंडेंट रहते हैं। काफी स्टूडेंट्स मेरे इस तरह के हैं सर, जो इधर आते हैं और उनकी एज 25-25, 26-26 साल हो गई हुई है। हाँ। शायद शादी भी हो गई हुई, लेकिन वो अभी भी अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है। मैं अपनी फैमिली से कहूंगा मुझे वहां से पैसे भेजे तो मैं कोर्स की फीस दूंगा। ये बिजनेस मॉडल है। इसमें ये लोग जो है ना, ये अपनी इंसल्ट समझते हैं कि कोई भी छोटा सा काम करना। लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, जो लेटेस्ट मॉडल है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसके अंदर हर कोई खुशी से ये काम करना चाहता है। मैं ये नहीं वेट करूंगा कि आज मेरा टेबल साफ़ नहीं है, मैं आऊँगा ऑफिस के अंदर, मैं अपना टेबल साफ़ करना शुरू कर दूंगा। मैं आऊँगा, मैं अपने शूज़ यूनिफॉर्म अपना खुद मैं मैनेज करूँगा। सही है। जब ये चीज़ें आप करेंगे, आप अकोमोडेट करेंगे दूसरे लोगों को, आप उनको एक किस्म का अपना जो है ना म्यूचुअल रिलेशनशिप उनके साथ बनाएंगे, तो आपका जो है ना, ये आपकी जो ऑफिस है, ये जस्ट लाइक आपको एक घर की जो है ना आपको देगा, फीलिंग देगा। तो जब ये घर की फीलिंग देगा तो आप ऑफिस में इतने इन हो जाएंगे कि आप बहुत जल्दी आप हो जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके, वो नेटवर्किंग में आ रहे हैं, वो नीचे आएंगे, जितने नीचे आएंगे आप उतना अप होते जाएंगे। आपकी जो पोजीशन है नंबर 1 की, वो कोई नहीं ले सकता। ये नीचे ही रहेंगे, वो जितने भी हो जाए। लेकिन क्या है कि जितने लोअर स्टेटस से लोग अपने साथ शामिल करेंगे, एक्चुअली वो आपकी अर्निंग है। लोगों का लाइफस्टाइल अप करना है। फर्स्ट वर्ल्ड कहाँ पे चली गई, हम लोग उधर के उधर हैं। हमारे लिए 2 वक्त की रोटी का मसला है। हम अमेरिकन ड्रीम्स की बात कर रहे हैं,
यहाँ पे ड्रीमलेस सोसाइटी, दुनिया चल रही है, ऐसा ही है। यार विजनलेस। ये पता नहीं है, मुसलमान है माशाल्लाह, ये पता नहीं है कि यहाँ आने का मकसद क्या था। यार दुनिया नहीं सीखी, बिजनेस नहीं सीखा, मैं भी ज़िंदगी गुजर जाए, यार दीन का तो पता होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो पता होना चाहिए था कि मैं क्यों बनाया गया हूँ। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बिल्कुल ऐसा। तो ये सूरत हाल है हमारी। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने जो एक स्टार्टअप लिया, ठीक है, इसको स्टार्टअप कर लें या फिर आप इसको मेंटोरशिप कर लें, ये आपने जब अपनी रिटायरमेंट थी उसके बाद किया, राइट? तो इसके अंदर कितना अरसा आया, आपने इसको कब बुनियाद रखी थी, और अब आप अपने आप को इन फ्यूचर आने वाले 1-2 सालों में कहाँ पर देखते हैं? गुड काशिफ साहब, ये जो चीज़ है ना, अगर इसको देखें तो जो प्लान होता है हमारा, ह्यूमन ब्रेन जो है ना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इनायत है। बेशक। ये सुपर ब्रेन है। और आप जब मैंने ये वाली 1-2 अपने मैनेजर के साथ सीटिंग की, तो विद इन कपल ऑफ जो है ना वो सीटिंग्स, हम इस लेवल तक हमने वो चीज़ें जो है ना वो विजुअलाइज़ की कि मुझे अभी भी याद है, रात को 2:18 हुए थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। राइट। और उस वक़्त तक पाकिस्तान के सारे सिटीज़ के अंदर मेरे आईटी टावर्स थे। एक इंडिपेंडेंट आईटी टावर था मेरा, जहाँ पे सारा जो इमेजिन कर सकते हैं आप, हर किस्म का जो है ना स्मार्ट वर्ल्ड का जो कंसेप्ट है वो वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। इतना एक्सपेंड किया है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से लिया है? एक रूम था, एक ऑफिस था मेरा, राइट। एक ऑफिस से स्टार्ट लिया है। वहीं पे हम ऑफिस मैनेज कर रहे थे, वहीं पे स्टूडेंट्स आ रहे थे, उनको ट्रेन किया है। जो स्टूडेंट ट्रेन किए हमने, फिर उन्हीं स्टूडेंट्स को हमने नेक्स्ट फेज़ में लेके गए हैं। पहले हमने उनको कंप्यूटर सिखाया, फिर हम उसको प्रोफेशनल ब्लॉगिंग कोर्स में लेके गए हैं, हमने उनको मार्केटिंग सिखाई है, हमने उनको एसईओ सिखाई है, उसके साथ हमने उनको कंटेंट राइटिंग सिखाया है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई है उनको, इसके साथ उनको सर्च कंसोल एनालिटिक्स इसका कॉन्सेप्ट दिया हमने, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई है हमने, वीडियो एडिटिंग सिखाई है हमने। तो ये 6-7 स्किल्स उसको सिखाने के बाद हमने फिर नेक्स्ट अपना एक और, जब स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया तो हमने एक रूम से हमने क्लासरूम में मैनेज किया। अच्छा। सेकंड हमारे पास वो आ गया। अभी उसमें हमारी सिंगल क्लास हो रही थी, फिर हमने डबल उसको क्लासरूम किया, डबल शिफ्ट कर दिया। अभी उसके बाद हम ऑनलाइन भी चले गए हैं। अच्छा। तो माशाल्लाह ये था कोर्सेज़ के हवाले से। जो कोर्सेज़ हैं मेनली, सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट जो हिट हो रहा है कोर्स, वो कंपोजिट हमारा एक पैकेज है, वेब ब्लॉगिंग कोर्स है, वो हो रहा है। उसके अंदर हम ये 6-7 कोर्सेज जो हैं ये करवा रहे हैं। और इंडिपेंडेंट कोई भी स्टूडेंट हमारे पास जो मैट्रिक क्वालिफाइड हो या किसी भी यूनिवर्सिटी में बीएस का स्टूडेंट हो, एनी डिसिप्लिन, वो हम उसको इंडक्ट करते हैं और उसको हम लिफ्ट करते हैं। हमारे जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो चुके हैं उसमें मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, एक हमारे स्टूडेंट हैं उसी अल फैसल टाउन के जोड़ेपुल में, वो अभी हमारे पास एज अ वेब डेवलपर काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेबसाइट डिज़ाइन की है उन्होंने और कर रहे हैं। इसके बाद ई कार्ड्स वो डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके अलावा डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं अपने ऑफिस मैनेजमेंट के हवाले से। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं जो अभी बिल्कुल इनिशियल लेवल पे यूनिवर्सिटी में जाना है या गए हैं वो लोग। तो ये हैं वो स्टूडेंट्स, इस तरह के लोग हम आगे लेके आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक और चीज़ है, ये फर्स्ट फेज़ था, ये हमारा कंप्लीट हुआ है विद इन 6 मंथ। अभी हम सेकंड फेज़ में चले गए हैं, उसको हम कहते हैं वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज के अंदर हम वेबसाइट अपनी बना रहे हैं, हमारे जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो बना रहे हैं वेबसाइट्स, ई कार्ड्स बना रहे हैं हम, डिजिटल ई कार्ड्स। और इसी तरह से और फैसिलिटेशन, जैसे आपने कहा शॉपिफाई स्टोर्स हैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। तो ये वाली सारी सर्विसेज हम इंडिपेंडेंट अलहदा एक हमने जो है नेक्स्ट एरा वेब सर्विसेज के नाम से एक और हमने सेटअप जो है ना वो इसके साथ अटैच किया है। इसके बाद हम इससे अगले फेज़ में भी जाएंगे। नहीं सर, इंशाल्लाह आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। और मैं व्यूअर्स से ये कहूँगा कि कोई भी ऐसा बंदा जो आपको एक अच्छी डायरेक्शन दे तो उसके साथ जुड़ जाओ। यही टाइम है आपके पास, बहुत मुश्किल हो गया, कंपटीशन बहुत बढ़ गया हुआ है। आप अगर अभी एक डिग्री लेके बैठे हुए हो और अगर आपने फ्यूचर में क्या करना आपको यही नहीं पता, तो आपसे अभी डम्पेस्ट इंसान ही इस वक्त कोई नहीं है। तो यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ और अपनी लाइफ को आगे अपग्रेड करें। कोई अच्छा मेंटोर मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आओ, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके पास आओ, लेकिन यू हैव टू, आपके पास अभी डायरेक्शन नहीं है, आपने डायरेक्शन या तो खुद लेनी है या तो आपने किसी से गाइडेंस लेनी है। यही टाइम है, अपनी स्किल्स को इन्हांस करो और आगे को चलो। सर, कंक्लूड करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपका एक अच्छा मतलब कि पूरा पास्ट है, माशाल्लाह आपने पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह सर्व किया हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसा प्राउड मोमेंट जब आप पीएएफ में थे और आपको फील हुआ हो कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन लिया कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को मैंने ज्वाइन किया और आपने वहाँ पर सर्व किया, ऐसा कोई एक मोमेंट बताएं कि आपने ये सोचा कि मैं जो यहाँ पर हूँ
मैं अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हूँ और वी आर वर्किंग फॉर आवर कंट्री। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट जो है ना वो हाईलाइट किया है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हमारा जो पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है, जो बेसिकली स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स PFAS कोरंगी क्रीक में, तो उसका मैंने स्लोगन आपको बताया था, इल्म बराए जिहाद। बिल्कुल। तो इसकी मुझे अंडरस्टैंडिंग उस वक्त शायद इतनी नहीं हुई, लेकिन जब हमने उसके बाद जो है अभिनंदन वाला जो है पुलवामा अटैक वाला, वो जब इंसिडेंट हुआ है तो हम बहुत प्राउड फील कर रहे थे। ऐसा ही था जैसे हम गज़वाए हिंद में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त भी पाकिस्तान एयर फोर्स में था। अच्छा, मैं उस वक्त भी पाकिस्तान एयर फोर्स का हिस्सा था जब हमने इंडियन फर्स्ट ड्रोन हमने गिराया था और उस रेडार साइट के ऊपर मैं अवेलेबल था। और ये 2000 की बात है जब कोट राधाकृष्ण में हमारे F-16 ने इंडियन फर्स्ट ड्रोन जो है ना वो गिराया था। शायद आपको ये बात पता ना हो। ये रात के 12 बजे थे। हम चुनिया में हमारी एक जो है ना वो एक पोजीशन थी, रेडार साइट थी। हमारे रेडार साइट्स के वो हमने पिक किया, उसको डायरेक्शन थी, हमारे कंट्रोलर्स ने कंट्रोल किया। और F-16 जो हमारे शाबाश हैं वो उनकी फ़्लाइट थी और उन्होंने वो सॉर्टी ली और बिल्कुल ही प्रिसीजन अटैक के साथ उन्होंने कोट राधाकृष्ण के करीब फर्स्ट इंडियन ड्रोन को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया और डिस्ट्रॉय किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला ड्रोन था और मैं उस रडार साइट पे हम लोग अवेलेबल थे और हम वो सुन रहे थे, सारी कम्युनिकेशन हम सुन रहे थे। और उसके बाद हमारे जो कमांडर थे वहाँ पे कमांडर ने रब्ता किया, हमारा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे हमारा लिंक होता है। तो SHO से हमने पूछा कोई बाहर हालात मामूल पे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे कोट राधाकृष्ण में एक जगह है वहाँ पे कोई बम गिरा है आके या बम फटा है। तो हमने उसको क्लियर किया कि ये बम नहीं फटा बल्कि यहाँ पे इंडियन ड्रोन को हमने गिराया है। और ये रात के 12 बजे का टाइम था और मैं उस वक्त मैं जाग रहा था। उसी रडार साइट के ऊपर था मैं। और इसीलिए कहते हैं कि स्लीप टाइट, वी आर अवेकनिंग। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक चीज़ पूछूंगा आपसे। जब अभिनंदन को गिराया गया था तो तब भी आप पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर? जी बिल्कुल, उस वक्त। तो थोड़ा बहुत हमें बताएं कि क्या वो सिनेरियो था, कैसे मतलब कि सारा हुआ, क्या क्या सच है उसमें और क्या क्या एजम्पशंस बनी हुई हैं लोगों की? एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आम पब्लिक को स्टोरीज़ का पता होता है। तो ये जो होती हैं चीज़ें, ये स्टोरीज़ ही रहें तो इनके बहुत मज़ा आता है। जो रियलिटीज़ हैं, जिन लोगों को रियलिटीज़ का आइडिया है और जिनको नहीं भी आइडिया, लेकिन ये बहुत ही हिट स्टोरीज हैं। आपको रिजल्ट के ऊपर जाना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास यू हैव अ कॉम्पिटेंस एंड यू हैव अ एयरफोर्स विच इज सेकंड टू नन। बिल्कुल। और यही चीज़ हमारे लिए आप जब देखते हैं तो ये पाकिस्तान का सरमाया इफ्तिखार है। पाक आर्मी जी जिंदाबाद है। उनके बल पे अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस काबिल किया हुआ है कि जब चारों तरफ से हमारे पे दुश्मन का हमला हो, लेकिन फिर भी हम एक अच्छी नींद सोते हैं और सुबह उठते हैं और हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। हाँ, एक इसमें एक आप कह लें कि साइलेंट चैप्टर है जिसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता। जी माशाल्लाह, पाक आर्मी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एयरफोर्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कह रहे हैं, तो अब माशाल्लाह हमारी आप जो देखते हैं। लेकिन जो रोल पाक नेवी ने किया है वो दुश्मन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे जो है ना समंदर की तरफ आए, बिल्कुल वहाँ पे इंटरफेयर करे। और जस्ट आफ्टर एयरफोर्स अटैक उसने अपनी पोजीशन डिफेंसिव कर ली थी, वापस चला गया था। और ये सिंबल था कि नॉट ओनली पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, बट पाकिस्तान नेवी इज ऑल्सो विजिलेंट एंड रिस्पॉन्सिव इन केस ऑफ एनी इंसर्जेंसी फ्रॉम द इंडियन अटैक। सर, अब हमने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हुआ है और माशाल्लाह आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें की आपने, बहुत ज़्यादा कैरियर काउंसलिंग हमारे ही सेशन में यहाँ पर कर दी हुई है। तो मैं चाहूँगा कि हम इसका सेकंड एपिसोड लेकर आएँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो सोच रहे हैं कि हमने लाइफ में कुछ करना है, तो उनके लिए आप थोड़ा बहुत हमें बताएँ, अपना लास्ट एक मैसेज दें कि आप क्या सजेस्ट करते हैं अगर एक मेरे जैसा बंदा है जिसके पास कुछ भी नहीं है अभी, उसके पास कोई स्किल भी नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ बहुत गलत जा रही है और अगर वो राइट डायरेक्शन लेना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए और उसको अपनी लाइफ के अंदर कैसे एक जो स्टेबल लाइफ होती है, एक वे ऑफ लाइफ होती है, उसको कैसे अपलिफ्ट करना है, उसके लिए थोड़ा बहुत अपने व्यूअर्स को बता दें और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। मिर्ज़ा साहब, जो मैंने बताया कि एक 70s का माइंडसेट था, फिर शिफ्ट आई, फिर 2000 का माइंडसेट आया एंड नाउ वी हैव 2020 माइंडसेट। बिल्कुल। इसमें स्किल्स काउंट की जाती हैं, आपकी एज काउंट नहीं की जाती, बिल्कुल, आपकी डिग्रीज काउंट नहीं की जाती, आपका जेंडर काउंट नहीं किया जाता। बिल्कुल। तो इसलिए आप किसी भी एज फैक्टर से हैं,
इवन आप इमेजिन करें, मेरे पास जो हम कंपोजिट कोर्स डिज़ाइन किया हमने, सारे का सारा कोर्स, वो मेरा बेटा है माशाल्लाह अहमद हुसैन, 5th क्लास में पढ़ रहा है फ़ज़ाइया इंटरमीडिएट कॉलेज के अंदर। उसकी 5th क्लास की कंप्यूटर साइंस की जो बुक है उसमें 6 चैप्टर हैं, और हमारे 6 कोर्सेज हर चैप्टर का एक हम इंडिपेंडेंट कोर्स करवा रहे हैं, और वही बच्चे वही चीज़ पिक करके उसको अप्लाई जब करते हैं तो आउटकम उनका इतना है कि वो अर्निंग फेस में चले गए हैं। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ 5th क्लास में जो बच्चे हैं वो भी इन हो जाएं, वो प्रैक्टिकली वो टास्क परफॉर्म करें जो उनकी बुक में है, Right. तो वो अभी से अर्निंग में आएंगे। और जो पेरेंट्स हैं, मैं पेरेंट्स से भी अपील करता हूँ काइंडली उनको फैसिलिटेट करें। ये पबजी के अंदर उनको फैसिलिटेट ना करें, गेमिंग के अंदर उनको फैसिलिटेट ना करें, ये टिकटॉक के ऊपर उनको ना लेके जाएं, आप उनको इंस्टा के ऊपर इस तरह से ना लेके जाएं, टाइम कंज्यूमिंग ना करें, टाइम किलिंग ना करें आप लोग। आप उनको पॉजिटिव यूटिलाइज करें। आप अपने बच्चे के साथ बैठें और माएँ अपने बच्चों के साथ बैठें और कहें बेटा आपका ये कंप्यूटर की बुक है, ये आपके पास लैपटॉप है, इसको परफॉर्म करके बताओ। जब बच्चा वहाँ से परफॉर्म करेगा तो बिलीव यू मी, यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, मैट्रिक तक पहुँचने तक उसकी जो अर्निंग है वो 6 फिगर में चली जाएगी। एट द एंड मैं एक चीज़ कहूँगा कि कोई भी आप लोगों के लिए खड़ा नहीं है कि आके आपके हाथ पकड़ के आपको वहाँ तक लेके जाए कि आप पैसे कमाने लग जाओ। आपने अपनी मदद आप करनी है। देयर इज़ नथिंग सच लाइक कि आप इजी मनी वाली साइड पे जाओ। जितने भी ये स्कैम्स चल रहे हैं इजी मनी वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत करते हो तो फल मिलता है। और अब हमारी जो कम्युनिटी है, आप पाकिस्तान से बैठ के भी डॉलर्स कमा सकते हो। ये सिर्फ बातें नहीं, ये रियलिटी है। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। सर के पास बहुत नॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो फीडबैक्स है इस पॉडकास्ट के बाद हमें शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में करें। अगर आप हमें पर्सनली आ सकते हैं तो इंस्टाग्राम वगैरह पे आके हमें डीएम करें, हम आपकी सारी क्यूरीज को नोट करेंगे। उसके बाद सर के साथ इंशाल्लाह हम दूसरा पॉडकास्ट इसका एपिसोड 2 लेकर आएंगे, आपकी मजीद क्यूरीज को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नए बंदे के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जुड़े रहेंगे और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। और अल्लाह हाफिज़।